गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोशनी पवार। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक एंड किया था वो हमने किया था एसोसिएटेड ग्लैंड पर, ठीक है। अभी मैं एसोसिएटेड ग्लैंड को जो है वो डिटेलिंग में देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एसोसिएटेड ग्लैंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो हमारी बकल कैविटी, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है सलाइवा, ठीक है। सलाइवा जिसमें होता है सैलिवरी अमाइलेज जो एक एंजाइम है और जिसका मेन काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उस फूड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने लास्ट टॉपिक में भी क्लियर करा था, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने क्लियर करा था कि हम जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, साथ ही साथ उसमें होता है स्टार्च, ठीक है। और जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें जितना भी स्टार्च है वो स्टार्च जो है डाइजेस्ट होता है हमारे बकल कैविटी में। मतलब कि कहने का मीन ये है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ हम स्टार्च ले रहे हैं, तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे बकल कैविटी में हो जाता है, ठीक है। मतलब पार्सली डाइजेशन हमारे फूड का जो है वो हमारे बकल कैविटी में हो जाता है। मेनली स्टार्च जो है वो हमारे बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। स्टार्च बकल कैविटी में क्यों डाइजेस्ट होता है, आगे के सिस्टम में डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, स्टमक में डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। चूंकि स्टार्च जो है वो हमारे बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, उसका रीजन है हमारे बकल कैविटी, ठीक है, जिसमें है सलाइवा, ठीक है। कंटिन्यू सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट हो रहा है, जिसे सिक्रेट करने का काम है सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रेट करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। ये सलाइवा जिसमें होता है सैलिवरी एमाइलेज जो हमारे स्टार्च को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। मतलब मेनली स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे बकल कैविटी में होता है। बकल कैविटी में स्टार्च जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। आगे का जो कंटेंट है वो आगे जो है आगे सिस्टम में क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। साथ ही साथ ये जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने के साथ साथ सलाइवा का एक और मेन फंक्शन है। सलाइवा क्या करता है, हमारे माउथ की क्लीनिंग करता है, ठीक है। चूंकि इसमें एक तरह का एसिड भी प्रेजेंट होता है जो हमारे माउथ में जितने भी गंदगी है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे सलाइवा के दो फंक्शन हुए। फर्स्ट फंक्शन हुआ चूंकि सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज है जो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारे माउथ की क्लीनिंग करना। तो ये फर्स्ट जो है एसोसिएटेड ग्लैंड थी सैलिवरी ग्लैंड। दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कई तरह के गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है और ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक में। अभी हम पढ़ेंगे आगे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बकल कैविटी है, बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस है, इट इज आल्सो नोन एज अ फूड पाइप। बकल कैविटी, ईसोफेगस, देन आती है स्टमक की बारी, ठीक है। स्टमक में जो हमारा फूड है 10 to 15 आवर्स के लिए होता है। साथ ही साथ उसी स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। अब उस गैस्ट्रिक जूस में होते हैं और कई कंटेंट। फर्स्ट कंटेंट है म्यूकस। म्यूकस जो हमारे स्टमक वॉल की लाइन्स होता है। म्यूकस का एक और काम है, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे स्टमक का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको क्या करता है, एसिडिक करता है, जिससे हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प मिलती है। चूंकि ये एक एसिड है और कहीं ना कहीं एसिड जो है वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लाइनिंग से बना हुआ है, भले ये डाइल्यूट। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं जो एक डाइल्यूट एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन देखा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और काम है, ठीक है। हम मानते हैं कि हम लंच के पहले, डिनर के पहले और ब्रेकफास्ट के पहले हम हैंड वॉश करते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी फूड को इंटेक करते समय हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो फूड के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ दो मेन फंक्शन हुए। फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करना होता है, हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाना होता है। और सेकंड फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि ये हमारे फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। अब चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का एसिड है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को हार्म कर सकता है, हमें एसिडिटी कॉज कर सकता है। तो जो म्यूकस है वो क्या करता है, हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट को क्या करता है, एल्कलाइन बनाने का काम करता है या इसके पीएच को मेंटेन करता है, ताकि हमारे स्टमक के लाइनिंग को जो हो वो किसी तरह से हार्म ना हो, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारे स्टमक में ये एसिडिक मीडियम को खत्म करके एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है। तो यहाँ हमने म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन देखा। थर्ड जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट जो है, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और गैस्ट्रिक जूस जो एक और चीज होती है उसमें वो है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या करता है कि प्रोटीन, ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो हम खाने के साथ खा रहे हैं, ठीक है, या जो कहीं ना कहीं हमारे फूड में है, फूड के साथ साथ मिल्क में भी ये जो पेप्सिन है वो प्रेजेंट होता है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ जो है वो है रेनिन। रेनिन भी एक तरह का मिल्क प्रोटीन है जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। हमारे मिल्क में मोर देन 1 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा मिल्क जो है वो थोड़ा सा हैवियर होता है, ठीक है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है रेनिन, ये क्या करता है, ये चेंज करता है मिल्क को कर्ड में। तो हमने देखा यहाँ पे दो एसोसिएटेड ग्लैंड के फंक्शन। फर्स्ट द सैलिवरी ग्लैंड जिस दो सलाइवा सिक्रेट कर रही थी, सलाइवा जिसमें सैलिवरी एमाइलेज है जो हमारे फूड में स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। सेकंड हमने देखी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रही थी, गैस्ट्रिक जूस जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और रेनिन है, जो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी कंटेंट को न्यूट्रिशंस को, न्यूट्रिटिव मीडियम को जो है वो क्रिएट कर रहे थे, और जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे थे कहीं ना कहीं उन्हें ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। तो इतना जो है एसोसिएटेड ग्लैंड के दो मेन ग्लैंड है जो इतना कवर करती है फूड को डाइजेस्ट करने में। अभी हम थर्ड जो ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो होती है पेप्टिड ग्लैंड, ठीक है। सॉरी, पेप्टिड ग्लैंड नहीं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं, जो अब हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं वो है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाटिक जूस, और जिसमें भी होते हैं मोर देन टाइप्स ऑफ द एंजाइम जो कहीं ना कहीं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक द एमाइलेज अभी हमने पढ़ा बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस कर रही थी सलाइवा, और सलाइवा में जो है वो होता है सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये वही एमाइलेज है, इट हेल्प्स द कन्वर्टिंग स्टार्च टू माल्टोज। जिस स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज, एंड द माल्टोज इज अ टाइप ऑफ द शुगर, ठीक है। सेकेंड होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक तरह का प्रोटीन है बिल्कुल ग्रेनिन की तरह, ठीक है। ये भी हेल्प करता है पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और जब पेप्टोन से पेप्टाइड कन्वर्ट हो जाता है तो फाइनली प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थर्ड जो एंजाइम है वो है लाइपेज, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कई तरह के ऐसे एंजाइम है जिसमें एज ए परफिक्स एज यूज होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो एंजाइम है। सिर्फ कुछ ही एंजाइम ऐसे है जैसे कि ट्रिप्सिन जिसमें परफिक्स एज यूज नहीं होता है, वरना हर एंजाइम के पीछे या मोस्टली एंजाइम्स के पीछे जो है वो अगर परफिक्स एज दिखे इट मीन्स कि वो एंजाइम है। तो लाइपेज जो एक तरह का एंजाइम है जो होता है पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये क्लियर कर दिया था कि हमारी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली फैट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है या डाइजेस्ट नहीं करती है। जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी के एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, उसमें डिपॉजिट होता था जिसके कारण हमको ओबेसिटी कॉज होती है। तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फोर्थ जो ग्लैंड है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जिसे हम लीवर कहते हैं, ठीक है। और लीवर का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, जैसे लंग्स रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हार्ट रिलेटेड है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से या सर्कुलेटरी सिस्टम से, वैसे ही लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका काम है बाइल जूस सिक्रेट करना। ये जो बाइल जूस है जो लीवर सिक्रेट कर रहा है ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस का जो कलर है वो होता है पेल येलो कलर, ठीक है। बाइल जूस सिक्रेट करने का काम लीवर का है।
बाइल जूस क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फैट को किस तरह से डाइजेस्ट करता है, फैट्स के जो बड़े मॉलिक्यूल है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फिर जो लाइपेज है वो फैट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट, जो क्या करता है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और बाइल जूस का जो कलर है वो पेल येलो कलर होता है। ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और इसको प्रोड्यूस करने का काम होता है लीवर का। ठीक है, अभी पेप्टाइड जो है, ठीक है, पेप्टाइड एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है लीवर। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। माल्टेज भी एक तरह का एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज ये एक अनदर एंजाइम है जो क्या करता है, लैक्टोज को, मतलब मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है, जैसे हम लैक्टोज शुगर कहते हैं, उसे गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड जो है उसके फंक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ी, सेकेंड हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ी, थर्ड हमने पैनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ी, फिर हमने लीवर पढ़ा। और ये जो फंक्शन थे इतने सारे वो लीवर के फंक्शन थे। मेन फंक्शन जो है वो लीवर का बाइल जूस सिक्रेट करना है। बाइल जूस का जो मेन फंक्शन है वो फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है। इसे ही हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जा रहे हैं कंप्लीटली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में अपने फर्स्ट वीडियो में ही इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। माउथ है जिसका काम है फूड को इंटेक करना। माउथ से हम अपना होल फूड इंटेक करते हैं। माउथ में जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है। हमने हर किसी का अपना एक अलग फंक्शन देखा। टीथ है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, तो 4 प्रकार के दांत हैं हमारे बकल कैविटीज में। इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, जिसका अलग अलग काम है ग्राइंडिंग करना, चिविंग करना, मिक्स करना। ठीक है, टंग का ऑलरेडी हम फंक्शन देख चुके थे कि ये फूड को रोल्ड करती है, साथ में फूड को टेस्ट देने का काम करती है। टंग में कई सारी टेस्ट बर्ड्स है जो फूड को अलग अलग टेस्ट देती है। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रेट करती है, जिसमें सैलिवरी एमाइलेज है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये हुआ माउथ, कि माउथ किस तरह से जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई फूड का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एक पाथ है जिसके थ्रू जो है वो फूड आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, पेरिस्टलिक मूवमेंट करते हुए फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पेरिस्टलिक मूवमेंट। पेरिस्टलिक मूवमेंट क्या होता है, तो यहाँ मैंने क्लियर करा है अपने टॉपिक में कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना किसका, मसल्स का। किसकी मसल्स का, ईसोफेगस की मसल्स का। हमारे फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उसकी जो मसल्स होती है वो जब क्या होती है कि जैसे ही फूड ईसोफेगस में जाता है, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ फूड जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक्सपेंशन होती जाती है फूड पाइप। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ जब फूड आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो फूड को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, जिससे फूड स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, और इस तरह का जो मूवमेंट है जिसमें हमारे फूड पाइप का मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट, जो जिगजैग मूवमेंट में होता है। थर्ड है स्टमक। कल हमने देखा था कि स्टमक जो हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, जे शेप्ड का ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl है, जिसमें म्यूकस है, पेप्सिनोजन है, रेनिन है, ठीक है, जिनका अपना अलग अलग एक फंक्शन है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ये 3 पार्ट थे। पहले माउथ, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बकल कैविटी, then esophagus, it is also known as a food pipe, and the third one is stomach। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और कौन से पार्ट है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है और किस तरह से फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। देखिए, हमने स्टमक देखा, स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का या हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल है, लेकिन ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड का। हमने देखा कि माउथ में पार्शली डाइजेशन हो रहा था, इसोफेगस से फूड आगे की ओर बढ़ रहा था, स्टमक में पार्शली डाइजेशन हो रहा था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे हमारे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होने वाला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे साइड जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। हाँ,
कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड। वैसे ही फैट्स टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो टूटता है अमीनो एसिड्स में। अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो जब हम अमीनो एसिड्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें प्रोटीन फॉर्म होगा, जब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन कर देंगे तो हमें फैट्स मिलेगा, वैसे जब हम ग्लूकोज को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इस तरह से हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और ये सब कुछ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जैसे कार्बोक्सिलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, वैसे ही लाइपेज जो है वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीएज, कार्बोक्सिलेज एंड लाइपेज जो है ऐसे कई एंजाइम होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में साथ ही साथ जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं विली, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, रैपिडली जो है वो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फूड के डाइजेशन के साथ यहीं पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ हमारा जो फूड है वो फाइनली क्या होता है, ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। देन यहाँ पर जो है रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ये एक आयरन पिगमेंट है, जिसके कारण जो है वो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है। देन अब हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर हमारे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ के दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है कि यहाँ पर एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, देन रेस्ट ऑफ जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से एनस के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पार्ट एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। फर्स्ट पार्ट था माउथ, बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी में टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा ईसोफेगस, ईसोफेगस जिससे फूड आगे बढ़ रहा था पेरिस्टलिक मूवमेंट करते हुए। देन थर्ड पार्ट था स्टमक। स्टमक में जो है हमने देखा कि फूड का पार्सली डाइजेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ द एचसीएल, म्यूकस, पेप्सिनोजन और रेनिन के थ्रू। फोर्थ पार्ट जो है वो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर हमारे फूड का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो रहा था। फाइनली हमारा जो फूड है वो ब्लड में कन्वर्ट हो रहा था। एंड लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था और जो मटेरियल थे, रेस्ट ऑफ द मटेरियल वो एनस के थ्रू रिमूव हो रहे थे। तो ये जो कंप्लीटली डाइजेशन है ये इट इज अ टाइप ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं फूड का जो है वो इनटेक हो रहा है, मतलब इंजेक्शन हो रहा है, देन डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, देन लास्ट पार्ट बताता है कि जो वेस्ट फूड है उसका इजेशन हो रहा है। तो ये जो फिफ्थ प्रोसेस थी ये कंप्लीटली हुई होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा अमीबा में न्यूट्रिशन। तो अमीबा में न्यूट्रिशन जो है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। उसमें भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है, लेकिन उसका प्रोसेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस से अलग है, उसके पार्ट अलग है जो किस तरह से फूड को इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अभी हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो सारी नॉलेज को गेन किया। अभी हम न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो वो अपना फूड को कैसे इंटेक करता है, वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि किस तरह से आप जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को लिख सकते हैं। क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये फूड को लेता है अपने एंटायर सरफेस से, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम है, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये अपनी इंटायर सरफेस के थ्रू जो है वो फूड को लेता है। तो चूंकि ये अमीबा है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस है, देन ये फूड पार्टिकल है। जो अमीबा है वो एक अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, उसको क्या करता है, फैला लेता है। सूडोपोडिया के थ्रू जो है ये फूड को इंटेक कर लेता है।
जैसे ये फूड को इंटेक करता है, ये फूड तुरंत चला जाता है इसके फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल जिसको हम इसका टेम्परेरी स्टमक कहते हैं, यहाँ पर कई डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो अमीबा के फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसकी सेल से रप्चर होकर थ्रोन आउट हो जाता है। तो चूंकि ये हुआ अमीबा, और अमीबा में इस तरह से हुई डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो समझेंगे कि अमीबा में किस तरह से जो है वो फूड का डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी कि अमीबा में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है वो, और वो किस तरह से अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी जो है वो न्यूट्रिशन अमीबा में देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस होती है जिससे अमीबा अपने फूड को इंटेक करता है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि अमीबा जो है वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। वही बात हुई फूड को इंटेक करना, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को एब्जॉर्ब करना, देन एसिमिलेट करना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे इजेशन के थ्रू थ्रोन आउट करना। अमीबा एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिससे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम सूडोपोडिया कह रहे हैं उसे फूड के चारों ओर फैला लेता है। फैलाने के वजह से हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होना, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी क्या होती है, एक्सटेंस होती है, जिससे फूड को क्या करता है, ये कैप्चर करता है। फूड को कैप्चर करने के बाद ये फूड को सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू फूड वैक्यूल में भेजता है। फूड वैक्यूल में जो है यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन जो है वो अमीबा के फूड वैक्यूल में होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके सरफेस से सेल से मूव होके थ्रोन आउट हो जाता है। तो एक सिंपलर प्रोसेस हुई अमीबा में न्यूट्रिशन को समझने की कि अमीबा किस तरह से अपने फूड को इंटेक कर रहा है, अमीबा किस तरह से जो है वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। यहाँ हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अमीबा में न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करी है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने फूड को लेते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, किस तरह से फूड को स्टोर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो अब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, what is the steps of the photosynthesis, what is the process of this photosynthesis। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। वैसे तो हम अपने फर्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी डिटेल देख चुके थे जब हमने न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर इसके दो मीन हुए। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। या हम बात करें तो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट होना कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसे हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉप से। हम अपने फर्स्ट वीडियो में ऑटोट्रॉप्स के बारे में जान चुके थे कि दोज आर प्लांट्स टू विच मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑकर करते हैं या फॉर्मेंट करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से ये कन्वर्ट कर देता है इसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। या अगर हम फोटोसिंथेसिस के एक सिंपल डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसके इक्वेशंस की बात करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 12 H2O, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज। द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6 जिसमें जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा। इस प्रोसेस में जो है हमें ऑक्सीजन मिलेगी, वही ऑक्सीजन जो हमारी एक लाइफ सेविंग गैस है। तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कौन कौन सी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सनलाइट का यूज करके ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट या सिंपल फॉर्म जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की। सनलाइट यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सेकंड है क्लोरोफिल। फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन था कि सभी ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों करते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों नहीं करते हैं, या वो प्लांट जिनमें ये पिगमेंट नहीं है, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जितना जरूरी सनलाइट है उतना ही जरूरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट को ट्रैप करता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एक मेन थिंग के फॉर्म में रिक्वायर्ड है। थर्ड है CO2। आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का जो परसेंट है वो 0.03% है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट्स है CO2 लेते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रेशो जो है वो कवर कर रखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का जो लेवल है वो मेंटेन कर रखा है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स का या डिजास्टर का जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो CO2 यहाँ पर जो है प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यही CO2 इंटर करती है स्टोमेटा के। हम स्टोमेटा के बारे में भी जानेंगे कि लीव्स पे जो टाइनी पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो इंटर होती है प्लांट्स में, और इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। हमने ये देखा अभी कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अगला हमारा रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर। प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स को वाटर मिलता है जो वाटर सॉइल में डिसॉल्व है, जो वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। वाटर के साथ साथ इसमें कुछ मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं जो प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट्स को वाटर लेने का काम जो है वो बाय रूट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास है सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर। अब हम देखते हैं कि मेन इवेंट्स क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं। अभी मैंने इसको कम्प्लीटली यहाँ लिख दिया है, जिसको मैंने टॉपिक दिया है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला इवेंट जो होगा वो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसका मेन वर्क होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को ट्रैप करना। तो पहला इवेंट होगा कि सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। सनलाइट जब एब्जॉर्ब होगी तो इसी लाइट का जो है कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में, मतलब कि फाइनली यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है, उसी ग्लूकोज के फॉर्मेशन से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होगी। CO2 का क्या होगा, तो यही CO2 जो है वो रिडक्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये हुआ मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, सबसे पहले लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप की जाएगी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होगा H2 और O2 के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पर हमको वाटर मॉलिक्यूल जो है या ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिलेगा, रिडक्शन होगा CO2 का कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो इट इज अ मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फाइनली स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट्स के लिए या लीफ के लिए बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमारे लिए नोस्ट्रिल, वे नोस्ट्रिल जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स CO2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? जो स्टोमेटा है वो छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पर। और डिटेल देखें तो लीव्स में मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है। तो ये जो स्टोमेटा है वो लीव्स पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो CO2 को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। अगर हम स्टोमेटा का फंक्शन देखें तो स्टोमेटा का जो फंक्शन है वो मेन है गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, CO2 को इनहेल करना। साथ ही साथ एक और मेन इवेंट जो है या एक और मेन फंक्शन है स्टोमेटा का, लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज करना वाटर वेपर के फॉर्म में। आप देखते होंगे कि कई बार जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठते जब हम पत्तियों को टच करते हैं तो हमें उस पर कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। वो कहाँ से आती है? रात को बारिश तो हुई नहीं, फिर वो ड्रॉपलेट जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग किस तरह से लीफ पर जो है वो डिपॉजिट हो गई।
तो क्या होता है, रात के समय जो है वो प्लांट्स में एक एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है, जो हम लाइफ प्रोसेस के एक्सक्रिएशन पार्ट में देखेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि प्लांट से जो है स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वो आता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो यहाँ स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन हो गए। फर्स्ट फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करना, एंड सेकेंड अनदर फंक्शन हो गया कि लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज करना वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ हमारा लाइफ प्रोसेस का जो है वो न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर जो है वो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में जाना है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट जो है वो डिटेल यहाँ पर देखी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। एंड आई होप सो कि आपको मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है वो पसंद आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।